तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक स्टूडेंट की मौत होती है। ये लड़की नेपाल की थी, 20 साल की उम्र, पढ़ने के लिए आई थी। इंजीनियर बनने का सपना था, सपने को पूरा कर अपने माँ बाप को खुश करना चाहती थी। लेकिन लास्ट संडे को 16 फरवरी हॉस्टल के कमरे में इस लड़की की लाश मिलती है। इस लड़की की मौत के बाद जो कुछ होता है अगले 2-3 दिनों में, उसने एक साथ भारत और नेपाल दोनों जगह इस मुद्दे को इतना उठाया कि नेपाल की पार्लियामेंट तक में इस मामले की गूंज सुनाई दी। यहाँ तक कि फिर एक राज्य सरकार को भी आगे आना पड़ा। भारत सरकार ने भी इसमें अपनी पहल की और ये हुआ कि जिस तरीके की ये सारी चीज़ें हुई हैं वो शायद ना होती तो बेहतर होता, क्योंकि इससे दो देशों के बीच में एक रिश्ते में खटास आ सकती है। ये कहानी एक ऐसे यूनिवर्सिटी, एक ऐसे कॉलेज की है जहाँ 40,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और एक बड़ी तादाद इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर, कुछ स्टाफ, वहाँ के गार्ड, वहाँ के डीन, इन लोगों ने जो बर्ताव किया वो एक टीचर के हिसाब से कहीं से भी लगता नहीं है कि इस तरह का बर्ताव हो सकता था। गुंडों जैसा बर्ताव। और इल्ज़ाम तो ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर से गुंडे बुलाए गए और ख़ास तौर पर नेपाली स्टूडेंट्स को निशाना बनाया गया। और अफसोस की बात यह है कि इसी यूनिवर्सिटी ने बाद में नेपाली स्टूडेंट्स को कहा कि आप हॉस्टल खाली करो। उन्हें बस में बिठाया, ठूंसा, जबरन धमका कर, और कहा कि आप अपने देश लौट जाओ, अभी यहाँ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, जबकि एग्ज़ाम होने वाला है। और फिर अगर उन्हें बस में बिठाया भी गया तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर था, वो उड़ीसा की राजधानी, वहाँ भेजते। लेकिन उन्हें तंग करना था, इसलिए उन्हें कटक जैसी दूर जगह पर या पूरी उस तरफ भेज दिया। अब ये बच्चे अचानक हॉस्टल से निकले, दूसरे देश के हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस दौरान में कुछ तस्वीरें बनी, कुछ वीडियो बने और उसके बाद इनकी कहानी सामने आई। तब यूनिवर्सिटी वालों के हाथ पैर फूले और उन्होंने फिर एक अपोलॉजी जारी की, माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा नहीं, आप सारे लौट आओ, आप यहाँ पढ़ो, एग्ज़ाम दो। ये कहानी का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि इसी यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर हैं, वो जब ये नेपाली स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं तो उनमें से एक कहती है कि तुम हो क्या और तुम्हारा देश क्या है। तुम्हारे देश की उतनी जीडीपी नहीं है जितना तो हम यहाँ 40,000 बच्चों को फ्री में खाना खिलाते हैं। अब ये सीधे सीधे एक देश के ऊपर ही सवाल था। हालांकि बाद में उन मोहतरमा को भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? ये कहानी है कीट की, कीट KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इत्तेफाक से एक बार मुझे यहाँ जाने का मौका मिला। इसके जो फाउंडर हैं वो उस वक्त शायद राज्यसभा के MP थे, मिस्टर अच्युता सामंता, और उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था। इस यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था, उसमें एक गेस्ट के तौर पर, और तब मैं गया था। और यूनिवर्सिटी का एक गेस्ट हाउस है वहाँ पुरी में, वहाँ मैं रुका भी था और इस कैंपस का मैंने पूरा दौरा किया था। बेशुमार बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हैं, इनका अपना मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब तो खैर अच्छी खासी फीस भी लेते हैं। तो 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, और उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा था वहाँ जाकर। तो एक पूरा जो कीट है, इसके अंदर समझिए कि इनकी अपनी हुकूमत चलती है। यहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ से लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सवाल ही नहीं है कि कोई मुंह भी खोल सके। और उस वक्त तो उड़ीसा में वो उस पार्टी की सरकार थी जिस पार्टी के साथ मिस्टर सामंता जुड़े हुए थे। तो एक गॉडफादर फिगर है इस कीट या कलिंगा जो यूनिवर्सिटी है, उसके को-फाउंडर है, बल्कि फाउंडर है। और वहीं ये सब कुछ हुआ है। क्या हुआ जिसने भारत से लेकर नेपाल तक इस खबर को गरमा दिया है? तो ये कहानी तो नेपाल की प्रकृति की है, लेकिन एक पाकिस्तान में चाइल्ड किलर था, पाकिस्तानी चाइल्ड किलर, ज़ैनब अंसारी मर्डर केस। तो पाकिस्तान का ये चाइल्ड किलर और ज़ैनब अंसारी मर्डर केस
ये पूरी कहानी कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, वहाँ इसे आप सुन सकते हैं। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। कहानी की शुरुआत होती है संडे को, लास्ट 16 फरवरी। 16 फरवरी को इस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में कैंपस में एक इनका कॉलेज फेस्ट चल रहा था। फेस्टिवल जो होता है एनुअल, हर कॉलेज का होता है। तो ये 3 दिन का फेस्ट था। 3 दिन तक पढ़ाई लिखाई नहीं, छुट्टी थी। फेस्ट के बाद अब एग्ज़ाम होना था और इस फेस्ट के लिए अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों को बुलाया गया था और उनमें से एक अपने रैपर बादशाह भी थे, उनका भी परफॉर्मेंस था। तो संडे को ऐसी एक परफॉर्मेंस था और सारे स्टूडेंट्स बड़े उत्साह के साथ थे, उस परफॉर्मेंस में शरीक होने के लिए जा रहे थे। इसी यूनिवर्सिटी में काठमांडू की एक स्टूडेंट पढ़ती थी। नाम है उसका प्रकृति लामसाल, 20 साल की उम्र, और प्रकृति बीटेक कंप्यूटर साइंस में 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। दोपहर 2:51 पर इसने काठमांडू अपने माँ बाप को फ़ोन किया और कहा कि वो फेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जा रही है, यहाँ थोड़ा नेट का इशू है, तो जब मैं फेस्ट से लौट कर अपने हॉस्टल के कमरे में आऊँगी तब आपसे बात करूँगी। ये आखिरी बातचीत 2:51 पर हुई थी। इसके बाद फ़ोन कट गया। लगभग 2 से ढाई घंटे बीता। शाम के 5 से 5:30 के दरमियान का वक्त था। अचानक काठमांडू में प्रकृति के पेरेंट्स के मोबाइल पर घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाते हैं। इधर से फ़ोन करने वाला कहता है, मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से बोल रहा हूँ और हॉस्टल का वार्डन हूँ। आपकी बेटी ने अपनी जान दे दी है, आप फ़ौरन भुवनेश्वर पहुँचिए। अब भुवनेश्वर से गया ये फ़ोन काठमांडू में एक दूसरे देश में जा रहा है और पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। सोचिए उस पेरेंट्स पे क्या बीतेगी। अब वो बदहवास, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अभी 2 घंटे मुश्किल से बीते हैं और उनकी बिटिया से उनकी आखिरी बातचीत हुई, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक, खुश, फेस्ट में जा रही है, और 2 घंटे बाद ये मौत की खबर। बदहवास वो भागते हैं। इधर इस बीच में यूनिवर्सिटी के अंदर अब स्टाफ जा रहे हैं, देख रहे हैं हॉस्टल के अंदर वो प्रकृति का कमरे में वो पंखे से झूल रही है। इसके बाद उतारा जाता है। तब तक प्रकृति की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर देखते हैं, चेक करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ तक एक था कि अभी तक एक स्टूडेंट की मौत है, लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ ही देर के बाद अचानक कैंपस में एक ऑडियो सर्कुलेट होता है। इस ऑडियो में एक लड़का और एक लड़की बातचीत कर रहे हैं। लड़का नहायत बदतमीजी से बात कर रहा है, उस लड़की को गाली दे रहा है, धमका रहा है, उसे बुरा भला कह रहा है, उसकी माँ के ख़िलाफ़ भी अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है और उससे जबरन माफ़ी भी मांगने के लिए कह रहा है और भी कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहा है। इस बातचीत के दौरान दोनों तरफ से 2 नाम लिए जाते हैं। लड़का लड़की को बार बार प्रकृति कहकर पुकार रहा है और प्रकृति बार बार उस लड़के को समझा रही है और उसका एक नाम ले रही है और वो नाम है आद्विक। अब ये ऑडियो सर्कुलेट हुआ कि किस तरह से इस लड़की को तंग किया जा रहा है। शुरू में ये हुआ कि ये ऑडियो अभी का है, लेकिन पता चला नहीं, ये लास्ट ईयर अक्टूबर का था, 2024। और फिर इसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो पता चला कि 2024 से प्रकृति आद्विक के ख़िलाफ़ न जाने कितनी बार यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर चुकी थी, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब आद्विक, पूरा नाम आद्विक श्रीवास्तव, उम्र 21 साल, लखनऊ का रहने वाला, और ये वहीं बीटेक मैकेनिकल की पढ़ाई कर रहा था। फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, 1 साल सीनियर प्रकृति से। अब पता चला कि ये दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर दोस्ती के साथ साथ इनमें झगड़ा हुआ। प्रकृति जब पहुंची थी इस यूनिवर्सिटी में, उसकी भी एक कहानी थी कि प्रकृति जब काठमांडू में थी तब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के जो फाउंडर हैं अचूता सामंत था, इन्होंने एक सेशन रखा था नेपाल में, काठमांडू में, और वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स आए थे और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की तारीफ़ की और कहा यहाँ के बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो उन्हीं की बातें सुनकर प्रकृति के फादर को एहसास हुआ कि उनको अपनी बेटी को भेजना चाहिए, इंजीनियर बनेगी, नाम कमाएगी।
और उन्होंने सामंता साहब के उस प्रवचन के बाद बेटी को भेजने का फैसला किया। लेकिन उनकी बेटी अकेले नहीं आई थी, बल्कि 2 कज़न के साथ आई थी। एक दूसरा कज़न उसी के साथ कंप्यूटर साइंस में था और एक मैकेनिकल में। जो मैकेनिकल में था वो आद्विक श्रीवास्तव का क्लासमेट था, एक दूसरे से जान पहचान थी। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि जब इन दोनों की बातचीत होने लगी तो आद्विक उसे लगातार तंग करता था, और ये ऑडियो उस बात का सबूत था कि जिस तरीके का, मतलब वो ऑडियो आपको सुनाया भी नहीं जा सकता है, उसमें जिस तरीके के लैंग्वेजेस यूज़ हुए। तो अब ये ऑडियो सर्कुलेट हुआ। अब उसके बाद कहानी सामने आई। कहानी सामने आती उससे पहले ये हुआ कि कुछ नेपाल के स्टूडेंट्स और वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने एक सोशल मीडिया का मैसेज ग्रुप में डाल दिया, और ये मैसेज ये था कि प्रकृति की मौत कैसे हुई है। अभी तक ये था कि घर वालों को इन्फॉर्म किया गया कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उस मैसेज में ये था कि असल में यूनिवर्सिटी के हॉल में आद्विक और प्रकृति के बीच झगड़ा हुआ। आद्विक ने प्रकृति को बुरी तरह से मारा पीटा, फिर उसको मॉलेस्ट किया, और इसी मॉलेस्टेशन के दौरान प्रकृति की मौत हो गई। अब मौत हो गई तो इसके बाद की 2 कहानी है कि फिर कॉलेज प्रशासन को लगा कि इससे तो बड़ी बदनामी होगी। इसके बाद प्रकृति की लाश को वहाँ से उठाया गया और ले जाकर हॉस्टल के उसके कमरे में टांग दिया गया। ये सोशल मीडिया पर बाकायदा ये वहाँ सर्कुलेट हुआ और वायरल हो गया। अब जैसे ही ये वायरल हुआ, जितने भी नेपाल के स्टूडेंट्स थे या बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया कि कल्प्रिट को पकड़ा जाए, इंसाफ दिया जाए। अब उनकी अपनी मांग अपनी जगह जायज़ थी कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो, तफ्तीश हो। और फिर ये उठा कि जब अक्टूबर 2024 से एक ऑडियो वायरल है, कई बार प्रकृति ने जाकर कंप्लेंट की, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों आद्विक श्रीवास्तव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बात का भी गुस्सा था जिसका कोई जवाब नहीं। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि इन बच्चों के गुस्से को शांत कराना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई मामले की जांच करेंगे और बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब गुंडों वाली भूमिका निभानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तुम लोग ये जो हंगामा कर रहे हो, एक तो सबसे पहले खबर आई कि वहाँ के करीब 800 से 1000 स्टूडेंट्स को एक जगह सेमिनार हॉल में ले जाकर बिठा दिया गया, सबसे मोबाइल लिए गए, जो भी जिसने कुछ शूट किया सब डिलीट किए गए, और कहा गया बाहर कोई भी अगर कुछ बताएगा इस इंसिडेंट के बारे में तो उसका करियर ख़राब कर देंगे। अब बेचारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आए हैं, इतनी फ़ीस देकर आए हैं, अब बीच से उनको निकाल दिया जाए, उनको डिग्री ना दी जाए, तो फिर वो उनके पेरेंट्स सभी परेशान, वो भी डरे सहमे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो धरने पर बैठ गए कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, कल्प्रिट को सज़ा मिलनी चाहिए। अब उनको टॉर्चर करना शुरू किया गया कि तुम यूनिवर्सिटी का नाम ख़राब कर रहे हो। इसके बाद उन्हें मारा पीटा गया। तभी वहाँ पर 2 प्रोफेसर पहुँची जो इस धरने प्रदर्शन में जो बैठे हुए लड़के थे उनकी मांग को सुनने की बजाय उनको ये धमकी दे रही। बाकायदा ये वीडियो वायरल हो गया कि जो तुम लोग कर रहे हो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, और तुम हो क्या, तुम्हारे देश यानी नेपाल की इतनी जीडीपी नहीं है जितना यहाँ 40,000 लड़कों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। अब ये जब वायरल हुआ तो बात नेपाल तक पहुंची। नेपाल में अपोजिशन पार्टी ने बाकायदा पार्लियामेंट में इस इशू को उठाया, क्योंकि उनके देश के ऊपर सीधा एक रिमार्क था बहुत बुरा। अब वहाँ की सरकार ने इस मुद्दे को उठाया। फ़ौरन नई दिल्ली में अपनी नेपाल के दूतावास की एम्बेसी के लोगों को वहाँ भेजा गया। इधर इन स्टूडेंट्स को जो इल्ज़ाम है वो ये है कि बाकायदा गुंडों को बुलाकर बेल्ट से, डंडे से, हाथ से, घूंसों से, लातों से पीटा गया। और फिर ये हुआ कि तब भी वो नहीं माने, तो फिर अचानक एक फरमान आया कि तुम सब हॉस्टल खाली करो। और जितने भी नेपाल के स्टूडेंट्स थे, अराउंड 800,000 के करीब, उन सबको अलग अलग बसों में जबरन बिठाया गया और कहा गया कि तुम सब अपने देश वापस जाओ। अब वो बेचारे क्या करते, इस दूसरे देश में अचानक फरमान, और उनको बिठाकर कटक और पुरी की तरफ भेज दिया गया, जबकि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन करीब था। अब इत्तेफाक से इसके भी वीडियो और ऑडियो जारी हो गए। अब जब जारी हुए कि इतनी बड़ी तादाद में हॉस्टल खाली कराकर निकाला जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी को एक सफाई देनी पड़ी
कि हालात चूँकि यहाँ पे तनावपूर्ण है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो इसलिए इनकी सेफ्टी के लिए हमने कहा कि आप अगले आदेश तक अपने अपने घर लौट जाइए। लेकिन सिर्फ नेपाली स्टूडेंट क्यों घर जाएं, बाकी क्यों नहीं जाएं? इसका जवाब नहीं था। लेकिन जब ये तस्वीरें आई रेलवे स्टेशन पर बेचारे स्टूडेंट्स नेपाल के भटक रहे हैं, परेशान हाल हैं, तो फिर अखबारों में खबर छपी, सोशल मीडिया पर आई, मीडिया में आई, तो अब फिर यूनिवर्सिटी वालों की हालत ख़राब हुई। उन्होंने फ़ौरन एक माफ़ीनामा लिखा। पहले तो प्रोफेसर साहिबा की तरफ से एक वीडियो जारी कराया गया कि मैं माफ़ी मांगती हूँ इस बात के लिए कि जो मैंने कहा कि हम 40,000 बच्चों को खाना खिलाते हैं और तुम्हारे देश की तो इतनी जीडीपी भी नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, तो उनसे माफ़ी दिलाया गया। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी ने भेजा और वो कि हम वापस लेते हैं अपने फ़ैसले को और हमारे तमाम जो नेपाल के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ वापस कैंपस में लौट आएँ। तो उसके लिए भी अब इधर और तमाशा देखिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसकी मौत से पहले प्रकृति की तमाम कंप्लेंट, शिकायत, जिस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, 3 किट के, मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के 3 बड़े जो अफसर थे उनको, जिनमें प्रोफेसर और बाकी लोग थे, और 2 सिक्योरिटी गार्ड, जिन सिक्योरिटी गार्ड के बारे में यह है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने नेपाली छात्रों को पीटा, उनको टॉर्चर किया, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया और पुलिस से कहा कि आप चलिए ठीक है जांच कीजिए। पुलिस ने जांच की और पुलिस ने उन 5 को अरेस्ट कर लिया। इधर मेन अब आद्विक श्रीवास्तव के खिलाफ गुस्सा था। आद्विक कैंपस छोड़कर भाग चुका था। ओडिशा पुलिस ने पता किया, पता चला कि उसने एक टिकट बुक करा रखी है फ़्लाइट की, इंडिगो की, और वो कोलकाता जा रहा है भुवनेश्वर से, पर इत्तेफाक से वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। पुलिस की टीम वक्त पर एयरपोर्ट पहुंची, आद्विक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया, उससे पूछताछ की। उधर 5 और स्टाफ को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मजाक देखिए, जो इस यूनिवर्सिटी के 5 स्टाफ को गिरफ्तार किया गया, 2 गार्ड और 3 अफसर, प्रोफेसर टाइप, मुश्किल से 3 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी की खबर हर तरफ दे दी गई कि भाई पुलिस ने अपना काम कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अराउंड 6 बजे के आसपास गिरफ्तार किया और रात 9:30 बजे के आसपास सब बेल आउट भी हो गए, सबको जमानत मिल गई सिवाय आद्विक। तो ये कैसी गिरफ्तारी और कैसा एक्शन था, कोई बताने को तैयार नहीं। अब इस पूरे मामले में जो 2 और 3 तरह के ऑडियो और वीडियो हैं, उस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन खामोश है, फिलहाल पुलिस भी खामोश है। और वो ये कि अगर स्टूडेंट्स का ये दावा सही है कि प्रकृति का मर्डर हुआ है, आद्विक श्रीवास्तव ने उसको मॉलेस्ट करने की संडे को फेस्ट के दौरान जब सारे बच्चों का ध्यान उधर फंक्शन में था, अकेला पाकर उसने उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश की, उसने विरोध किया, उसने उसे मार डाला और बाद में इस कत्ल को एक रंग देने के लिए उसकी लाश को ले जाकर टांग दिया गया हॉस्टल के उसके कमरे में। और इसमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साथ दिया ताकि उनकी बदनामी ना हो। अब अगर इस बात में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी इससे पल्ला झाड़ रहा है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। उधर पोस्टमार्टम हुआ और 18 को, 16 का इंसिडेंट है, 18 को पोस्टमार्टम के बाद प्रकृति लामसाल की लाश उनके घर वालों को सौंप दी गई और उसे वो लेकर नेपाल लौट गए। जब मौत की खबर सुनने के बाद और लाश लेने के लिए प्रकृति के फादर भुवनेश्वर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात की और एक बात कही दिल को कचोटने वाली। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपनी बेटी को एक बेहतर सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, उसके साथ ये होगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। ऐसे में कौन माँ बाप अपनी बेटी को इस तरीके से आगे भेजेगा। उधर नेपाल की पार्लियामेंट में ये सवाल उठा कि अगर विरोध प्रदर्शन हुआ तो क्या नेपाली स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का बर्ताव होना चाहिए। वैसे भी हाल के वक्त में जब से चीन का दखल बढ़ा है, नेपाल के अंदर भारत को लेकर राय बड़ी अलग है और धीरे धीरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, एक एक करके हमारी दोस्ती तो ज़्यादा है नहीं। उधर बांग्लादेश के साथ रिश्ते ख़राब हैं, उधर पाकिस्तान के साथ ख़राब हैं, उधर नेपाल के साथ ऑलरेडी ऐसे ही चल रहे हैं। तो अब उन्होंने इस रिश्ते पे बात कर ली
और इसीलिए नेपाल ने फिर विपक्षी पार्टियों की मांग पर वहाँ की सरकार ने, ओली सरकार ने, नई दिल्ली के एम्बेसी से अपने स्टाफ को भेजा कि आप जाइए और जाकर सच्चाई पता कीजिए। अब वो जब पहुँचे जांच करने के लिए उस हॉस्टल में, उस कमरे में जहाँ प्रकृति की जान गई, तो उसके ऊपर भी एक अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग चीज़ें आई। वो ये कि जब ये एम्बेसी के लोग पहुँचे, बड़े अफसर एम्बेसी के नेपाली, तो वहाँ उन लोगों को ही उनके इर्द गिर्द रखा गया था जो वही कहानी सुनाए जो यूनिवर्सिटी वाले सुनाना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विटनेस या ऐसे लोग जो कुछ और बताना चाहते थे, उन्हें पहले से ही अलग थलग कर दिया गया था और इतना ज़बरदस्त सिक्योरिटी था कि कोई बीच में आकर कुछ कह नहीं सकता। तो कायदे से एम्बेसी के जो लोग गए उनको वही दिखाया, बताया और सुनाया गया जो KIIT के लोग सुनाना चाहते थे। तो इससे सच आएगा कि बाहर नहीं मालूम, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों की वजह से भारत की जो इमेज और छवि है उसको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें भारत या भारत सरकार का कोई रोल तो है नहीं, इवन उड़ीसा सरकार का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक सिंपल एक क्राइम वाला इशू है, क्राइम का मामला है। लेकिन जिस तरीके से इसे हैंडल किया गया, जिस तरीके से चीज़ों को अनसुनी की गई, जिस तरीके से उस लड़की की बार बार की शिकायत के बावजूद आदमी को नहीं रोका गया, ये एक यूनिवर्सिटी का मामला था जिसने दो देशों के रिश्ते में खटास पैदा कर दी। और जो इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेल लिखे हैं क्राइम तक को, और ये डरे हुए, इनका कहना है कि आप गलती से हमें हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत कीजिएगा सर, वरना हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। हमारे माँ बाप हमें लगातार फ़ोन करके कह रहे हैं कि इस पचड़े में मत पड़ना, इस पर कुछ बोलना मत, इस पर धरना प्रदर्शन में शामिल मत होना। अब आप सोचिए, ये स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिखाया जाता है हक के लिए लड़ना, लेकिन उन सबको इतना डरा दिया गया है कि कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। चोरी चुपके से, भरोसा है तो मेल कर रहे हैं, नहीं तो फेक ID से मेल भेज रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, और वो कह रहे हैं कि अगर इस मामले की जांच की गई तो इसमें कहानी कुछ और निकलेगी। और इस KIIT पर इससे पहले भी इसके अंदर, कैंपस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन इसे हमेशा दबा दिया गया, और उसकी वजह है पावर। ये पूरा जो चलाते हैं जो लोग, वो बड़े ताकतवर हैं, और वहाँ की प्रशासन, वहाँ की पुलिस, किसी की हिम्मत नहीं है इनके खिलाफ जाने की। और ये तो जीरा जागता सबूत है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ भी नहीं है, बाहर से गुंडों को बुलाकर बेचारे नेपाली स्टूडेंट्स को जिस तरह से बाहर किया गया, उन्हें जबरन देश भेजने की कोशिश की गई, और कई तो लौट भी गए, कुछ थे जो बचे तो लौट आए। अब कुछ जो चले गए, पता नहीं उनके पेरेंट्स उनको भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, लेकिन एक देश के नाते, एक भारत देश के नाते, एक भारतीय होने के नाते हम सभी को भी ये शर्मिंदगी है कि हमारे पड़ोसी देश के बच्चे यहाँ आए और उनके साथ अगर हमारा ये सलूक होगा। और नेपाल सरकार ने ये कहा कि अगर ऐसा होगा या ऐसा हुआ तो आइंदा तो हम अपने बच्चों को भारत पढ़ने के लिए NOC ही नहीं देंगे। वहाँ के PM का ये स्टेटमेंट है। तो चंद लोगों की घटिया हरकत की वजह से जब देश की छवि खराब होती है तो बहुत अफसोस होता है। उम्मीद यही है कि प्रकृति की मौत का पूरा सच सामने आए, इसकी सही ढंग से जांच हो, और जो भी वहाँ 40,000 में से अराउंड 2,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कलिंगा में, तो उनमें से भी बहुत सारे देश के लोग उस धरने में शामिल थे, सिर्फ नेपाल के स्टूडेंट नहीं थे, बहुत सारे इंडियन शामिल थे उस धरने में, नेपाल के, क्योंकि एक साथ पढ़ते हैं। इस उम्र में, जिस उम्र में ये लोग हैं, 20, 21, 19 साल, ये सारी चीज़ें, रिलीजन, कास्ट, देश, सबसे ऊपर होता है कि ये लोग हक की लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दोस्ती होती है। तो वो लोग भी बैठे हैं, तो उनकी आवाज़ को बिना दबाए हुए इंसाफ हो, यही उम्मीद है। और सबसे अफसोस तो इस बात का होता है कि जो लेडी प्रोफेसर थी, मतलब आप लोग सोशल मीडिया पे देखिए, सुनकर ही मतलब शर्म आती है कि कितनी पढ़ी लिखी लेडी इस तरीके से अपने बच्चों के, स्टूडेंट्स तो बच्चे ही होते हैं, और वो उसको कैसे कह सकती है कि हम 40,000 लोगों को डेली मुफ्त खाना खिलाते हैं और तुम्हारे औकात तो इतनी GDP की भी नहीं है, कैसे कह सकती है। और बाद में जब माफ़ी मांगती है तो उस माफ़ीनामे को भी सुनिए, सोशल मीडिया पर हर जगह ऐसा लगता है कि जैसे बस किसी ने कनपट्टी पे कुछ लगा रखा और बस वही बोलना है, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, कोई गिल्टी फील नहीं है। ऐसे पढ़े लिखे लोगों के
जब मन में ऐसी चीज़ें अपने ही स्टूडेंट्स के लिए आती है ना, ये और भी ख़तरनाक चीज़ है। तो बेहद अफसोस है प्रकृति की मौत को लेकर, और उम्मीद यही है कि इस मामले में कम से कम उड़ीसा पुलिस, क्योंकि अब वहाँ पर सरकार भी बदली हुई है, और जिस पार्टी से इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर की नज़दीकी है, अब वहाँ दूसरी पार्टी है। तो उम्मीद है कि पार्टीवाद भी नहीं होगी और सच्चाई सामने आएगी। और न सिर्फ प्रकृति के मामले में, बल्कि हाल के वक्त में जितने इल्ज़ाम लगे हैं इस यूनिवर्सिटी पर, इसके कैंपस, इसकी ज़मीन को ही लेकर, शायद सच्चाई सामने आए, ईमानदारी से जांच हो, क्योंकि बात हज़ारों बच्चों के भविष्य की भी। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शहनाज, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शहनाज। और ये भेजा है हसनैन एंड मोहम्मद शकील ने। साथ ही अभियांश, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभियांश। और ये भेजा वर्षा एंड अमित कुमार ने, उन दोनों के बेटे हैं अभियांश। वैभव चतुर्वेदी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वैभव। और ये जयशंकर जी ने भेजा है। आरवी सैनी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरवी। और ये भेजा है सपना एंड सनी सैनी ने, उन दोनों की बेटियां हैं आरवी। मोहम्मद शाकिर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाकिर। आशीष प्रकाश झा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष। साथ ही बिट्टू राज, इनका भी बर्थडे है, तो बिट्टू राज की आज एनिवर्सरी है। वाइफ का नाम रावी उपाध्याय जी ने भेजा नहीं, तो कोई बात नहीं, बिट्टू राज साहब आपकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक। और भेजा रवि उपाध्याय ने। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।